Hello everyone, welcome in this lecture. Students, today we will start motion in a plane and the two examples of motion in a plane. One is the projectile motion and another one is circular motion study करेंगे. इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं हमने उसमें अच्छे से वेल लर्न किया है वेक्टर एनालिसिस को. वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, ये सारा डिस्कशन हमने उसमें कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी स्काई में फ्लाइट करे इन दी एब्सेंस ऑफ फ्यूल. फ्यूल की एब्सेंस में जो फ्यूल डाला जाता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये जो फ्यूल उसके अंदर डाला जाता है वो फ्यूल ना हो. इन दी एब्सेंस ऑफ फ्यूल जो बॉडी फ्लाइट करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द projectile motion. Motion of the body is known as the projectile motion and the body which performs the projectile motion is known as the projectile. उस body को तो projectile कहते हैं and the motion of the body is known as the projectile motion. So the motion of a body through the atmosphere in the absence of fuel is known as the projectile motion. The motion of a body through atmosphere in the absence of fuel is known as the motion of a body through the atmosphere in the absence of fuel is known as projectile motion. Examples: bullet fired from gun. Bullet fired from the gun, stone thrown by the player, और the ball thrown by the cricket player. किसी क्रिकेट प्लेयर से जो बॉल थ्रो की जाती है किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल किसी एंगल पे, all are the examples of projectile motion. सेकेंड एग्जांपल नोट कर लेते हैं. बॉल thrown by player at some angle from horizontal. तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स किसके हैं? हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं. एंड द बॉडी विच परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉडी which performs projectile motion is called projectile. उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, बॉडी जो परफॉर्म कर रही होती है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन को. एंड द पाथ जिसके थ्रू जाती है, इट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन path followed by the body during the projectile motion is known as the projectile path. छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है आपको, ऐसा नहीं ये एग्जाम पूछ लेगा. path followed by body during projectile motion is called path of projectile. उसे कहते हैं path of projectile. अब हम यहाँ एग्जाम्पल के बेस पे लर्न करेंगे कि क्या दिखने में क्या सीन है इसका. पिक्चर के थ्रू लर्न करते हैं और इसके वेरियस जो पैरामीटर्स हैं उनको हम ड्राइव करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं, जैसे रेंज है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. डायग्राम यही प्लॉट करना है, एक ही आपको
सपोज करो यहां से किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है, जैसे इसको थ्रो किया गया तो ये पाथ देखो कैसे जाएगी, इस तरीके से पाथ को कवर करेगी, इस तरीके का पाथ होगा, राइट। तो एंगल यहां है थीटा, थीटा एंगल पर आपने इसको थ्रो किया है, थीटा एंगल और u इनिशियल वेलोसिटी के साथ, क्लियर। तो देखो इस तरीके से थ्रो किया है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में लिख सकते हो, एक तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो सकता है इसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं ux से, ux इक्वल टू क्या होगा इसका इधर साइड में कंपोनेंट u cos थीटा। ये तो आता है ना आपको किस तरीके से किसी वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट रिजॉल्व किए जाते हैं, एक तो u cos थीटा हो गया और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा y डायरेक्शन में, इसको uy से लिख देते हैं यहाँ, uy इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा, क्लियर। अब ये बताओ मुझे इसमें यहाँ कोई एसिलेशन तो है नहीं, तो इसकी जो स्पीड है अब ये u cos थीटा, अब ये स्पीड हो गई, ठीक है, ये वेलोसिटी थी इसके, देखो वर्टिकल में स्पीड हो गई, इधर भी स्पीड हो गई अब, ठीक है। लेकिन वर्टिकल में एसिलेशन है, यहाँ एसिलेशन नहीं है, तो ax एसिलेशन क्या है 0, लेकिन यहाँ एसिलेशन तो प्रेजेंट है, क्या होगा ये y माइनस g, ठीक है। ये ध्यान दो, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चाहता है, उस बॉडी को ड्राइव करके लेना चाहता है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर जाए, इस तरीके से ड्राइव करना चाहता है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है, उसको हाइट प्रोवाइड करता है, ऊपर ले जाने का जो फंक्शन है वो किसका है, वो इसका है, ये फंक्शनिंग करेगा उसको अपवर्ड मूव कराने के लिए, क्लियर समझ में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डिस्टेंस कवर कराएगा, इसको हाइट पर लेके जाने का काम कौन करेगा, ये। अच्छा ठीक है, अब जब ये मैक्सिमम हाइट पर यहां पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचता है कोई कंपोनेंट, जैसे कोई बॉल थ्रो किया आपने अपवर्ड, तो कब जाती है मैक्सिमम हाइट पर, कब जाती है कि जब उसकी फाइनल यानी ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जब 0 हो जाएगी तब ये यहां पहुंच जाएगा, तब ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा इस समय, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि टोटल वेलोसिटी 0 हो गई, टोटल वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, यहां भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही रहेगी u cos थीटा, जो इसको इधर लेकर के जाएगी। अब ये केवल ऐसे जाएगा, वर्टिकल 0 हो गई, ये ऐसे जाएगा, ऐसे वेलोसिटी मिली, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे 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 नीचे गिरता चला जाएगा और लास्ट में यहाँ स्ट्राइक कर जाएगा, क्लियर। जितना टाइम इसको यहां तक लगेगा, इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक लगेगा, ठीक उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से यहां तक आने में लगेगा। यानी जितना टाइम किसी बॉडी को अपनी मैक्सिमम हाइट तक या किसी भी हाइट तक जाने में लगता है, उतना ही सेम टाइम में बॉडी वहां से ग्राउंड तक आ जाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, वरना निकाल के भी देख सकते हो आप इसको। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी जो कराया था उसमें सारी चीजें आपको अच्छे से बताई हुई है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर ड्राइव करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है, हम एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जो इस पाथ को डिफाइन करेगी, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, उस पाथ को डिफाइन करने वाली इक्वेशन को हम क्या कहते ne? प्रोजेक्टाइल इक्वेशन या ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे as shown in figure, as shown in figure a projectile is thrown at an angle theta with horizontal at an angle theta with horizontal with by
इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। ओके, इस केस में आपको पता लग गया u मीटर पर सेकेंड से कोई थीटा एंगल पे ऐसे लिख सकते हैं, शोन फिगर, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at by u velocity at an angle theta with the horizontal, u velocity से थीटा एंगल पर horizontal से थ्रो किया गया है। क्लियर? सो डिस्टेंस निकाल लो, horizontal distance, horizontal distance covered by projectile, horizontal distance covered by projectile in t time x equal to u cos theta into t। ये होगी इस वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस हो गया, यहाँ से इतनी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। यहाँ से आप चाहो तो t की वैल्यू निकालेगा, चाहे बाद में निकाल देंगे हम। सेम वे y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस traveled by projectile in y direction, या वर्टिकल लिख सकते हो, क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, s बराबर ut, तो यहाँ होगा uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। क्लियर? uy की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो y इक्वल टू uy क्या है, u sin थीटा, देखो वहां uy कितना है, u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ ऑफ ay क्या है, माइनस का g, माइनस g by 2 t स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। On placing the value of t, on placing value of t from equation first in second, तो t क्या है वहां से देखो, x upon u cos theta, t equal to x by u cos theta, यहां रख देते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी, u sin थीटा इंटू टी, टी है x अपॉन u cos थीटा, माइनस g बाई 2 टी स्क्वायर, तो ये पूरा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गई, u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, y इक्वल टू आ गया x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल और ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। यही इक्वेशन क्या है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं इसको। एंड दिस इक्वेशन, एंड इट इज सिमिलर to y equal to ax plus bx square, which is the equation of projectile, या माइनस साइन लगा दो, ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल, सॉरी पैराबोला की, it is the equation of parabola, so it is similar, both of the equations are similar, this equation similar to the projectile, sorry parabolic equation ax minus bx square, hence we can say it is similar to the equation which is equation of parabola, right? तो मैं यहां लिख रहा हूं, hence path of projectile is parabolic, hence path of projectile is parabolic, projectile का जो path होगा वो कैसा होगा, parabolic होगा। क्लियर है? तो projectile का path कैसा है, parabolic path। क्लियर? यहां तो समझ में आ गया। अब हम
नेक्स्ट पैरामीटर ड्राइव करेंगे, इसके देखो यूज क्या है। इसका यूज है जैसे आपको u दे दिया जाए, x दे दिया और थीटा दे दिया है तो y मिल सकता है। अगर y दे दिया है तो आपको x मिल सकता है। तो इनमें t अगर नहीं दिया हो तब हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, ये मैक्स, ये हाइट हो जाएगी, इतनी हाइट पर है और थीटा दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। तो आप इस इक्वेशन को यूज करके जो भी पैरामीटर्स उसने पूछे आपसे उनको हम इजी वे में निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट पैरामीटर निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे नाम से ही प्रोनाउंस हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का टोटल टाइम मतलब प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट total time taken by projectile, total time taken by projectile during projectile motion is called time of flight। ऐसा नहीं फ्लाइट का टाइम क्या है, कितने बजे फ्लाइट जाएगी हमारी, ऐसा नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना टाइम इसने कंज्यूम किया है टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लियर? इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब कैसे निकाले देखो, ये मैक्सिमम हाइट तक जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही यहाँ इसको वापस आने में लगता है। मैंने भी बताया था आपको, जितना टाइम ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा इसको उतने ही टाइम में ये मैक्सिमम हाइट से नीचे ग्राउंड तक आ जाएगा। तो हम क्या करें, यहां तक का निकाल रहे हैं उसका डबल कर देंगे। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में हुआ क्या था कि वर्टिकल कंपोनेंट जो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सो फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन Vy equal to uy plus ayt, here चलो आगे और नोट कर लेते हैं। अभी Vy क्या हो जाएगा, जीरो, uy u sin थीटा माइनस g इंटू टी। सो t इक्वल टू आ गया u sin थीटा अपॉन g। ठीक है? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। इट इज द time in which projectile reached at maximum height, maximum height तक जाने में टाइम लगेगा। and in the same height projectile will reach on ground। So time of flight क्या हो जाएगा, जस्ट इसका डबल 2u sin थीटा ओवर g। क्या हुआ, 2u sin थीटा होगा, जस्ट मैंने डबल कर दिया। क्यों, इतना टाइम उसको लगा है ऊपर तक आने में, उतना ही टाइम में वो नीचे पहुंच जाएगी, जस्ट डबल। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा होगा g। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर हमसे पूछी जाती है, सपोज करो कोई एंगल दे दिया जाए और वेलोसिटी बता दी जाए, तो आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। अभी देखते हैं इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखें। सपोज इफ वी हैव क्वेश्चन सेज टू यू projectile is thrown with the velocity of 100 meter per second at an angle of 60 degree, then find out the time of flight, consider g equal to 10 meter per second square। क्लियर? ये क्या है डेटा, तो हमें यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल जाएगा, देखो t
इक्वल टू 2u, u कितना है 100, sin थीटा दैट इज थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन g, g कितना है 10, 10 10 से 100, 10 टू 20, तो ये आ गया t20 into sin 30 कितना होगा 1/2 दैट इज 10, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड। क्लियर हुआ? सिंपल है, बस वैल्यूज को यहाँ से पुट कर दो, आप जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करो, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। कितना अच्छी चीज है, यहाँ से क्या हमने थ्रो किया बताया तो सारा टाइम मिल गया हमको, प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा यहाँ तक। क्लियर? नेक्स्ट लर्न करते हैं हम, चलो अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? द हाइट which attained by the projectile, maximum height attained by the projectile is known as the maximum height attained by the projectile। maximum height कैसे निकालेंगे? जब projectile maximum height पर होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी 0। डायग्राम आपके पास है बना हुआ, वहां से आप देख लेंगे। तो अब हम इसको कैसे निकालें? थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करो। फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, v square equal to uy square plus 2ay into h max कह देते हैं, ठीक है 2as होता है वैसे। तो ये तो क्या हो जाएगी 0, uy क्या थी u sin थीटा, तो स्क्वायर कर लोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g h max हो गया। h max यहां से क्या आ गया h max ऑब्टेन्ड हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज h maximum इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? अब हम निकालेंगे रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होती है? मतलब रेंज होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बेसिकली कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। range of the projectile, range of projectile horizontal distance covered by projectile during time of flight is known as the range of projectile। Okay, and basically it is denoted by capital R। So horizontal distance क्या होगा? horizontal distance R से लिखा है। horizontal direction velocity क्या है u cos theta into time, time कितना है time of flight, so R equal to u cos theta, time flight का एक्सप्रेशन आपने निकाला था 2u sin theta upon g, मल्टीप्लाई कर लो u स्क्वायर 2 sin theta cos theta upon g, ये आ गया। एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लर्न की होगी 10th क्लास में, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां से ये वाली जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हो आप sin 2 थीटा, तो r क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। सो बेसिकली इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है किसकी रेंज? प्रोजेक्टाइल की। क्लियर हो गया सबको? तो रेंज क्या होगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन को, कंप्लीट उसके पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। बेसिक क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट वैल्यूज रखो, आंसर्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन आपने देखा है क्या होता है सर्कुलर मोशन। डिफाइन कर सकते हो सर्कुलर मोशन को, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ ए बॉडी along a circular
path, motion of a body along a circular path is known as the circular motion. क्लियर? सर्कुलर मोशन इसको कहेंगे। अब ये सर्कुलर मोशन टू टाइप्स का होता है, जैसे बॉडी गोल गोल घूम रही हो ऐसे सर्कुलर मोशन हो गया ये बॉडी का, ठीक है। लेकिन ये भी सर्कुलर मोशन क्या है, टू टाइप का होगा। एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां लिख दे रहे हैं हम सर्कुलर मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, one is uniform circular motion and the second one is non-uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम हेडिंग दे देते हैं यहां से, यूनिफॉर्म कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म कब होता है। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट रहे उसके सर्कुलर मोशन में, तब तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर स्पीड वेरी कर रही होती है तब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है v, वो अगर कांस्टेंट होती है तब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और अगर पार्टिकल की स्पीड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कांस्टेंट नहीं है तब वो एग्जांपल होगा इसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, इफ स्पीड ऑफ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन remains constant. If speed of body during circular motion remains constant, then the motion of body is known as uniform circular motion। तब कहेंगे उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ऐसा नहीं है ना, यहां लिखे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, यहां से नोट करेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड ज्यादा थोड़ी नहीं है, करो एडजस्ट थोड़ा सा भी आप। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ स्पीड ऑफ बॉडी do not remains constant during circular motion, then circular motion of body is called, is known as non-uniform। यहां लिख दे रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तब कहेंगे हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया आपको? तो एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म कब होता है, स्पीड कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें आप, सर्कुलर मोशन जब भी होगा तब वहां एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अभी मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो वहां सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो ऑलवेज रहेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस मोशन तो सर्कुलेशन है, मतलब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ बट स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द पार्टिकल डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहती है स्पीड वहां पे। लेकिन देखो, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने क्या बोला था अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट है,
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, क्या बोला? स्पीड कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। जब भी सर्कुलर मोशन होगा, देखिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो सर्कुलर पाथ पर, तो पार्टिकल की देखो वेलोसिटी, देखो यहाँ पे इस समय इस डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इस समय इस डायरेक्शन में, यहाँ ये, इट मींस अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इट मींस जब भी सर्कुलर मोशन होगा, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो वहां एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है, एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है। एक्सीलरेशन जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन की और बोल दिया फोर्स, तो कौन सा एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्सिस्ट करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्सिस्ट करता है। सर्कुलर मोशन होने पर ही ये एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन में टू टाइप्स के एक्सीलरेशन होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल, जो क्या करता है, ऑलवेज इस पार्टिकल को फोर्स करता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर बांधे रखता है। जैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये होगी। धीरे धीरे ये क्या करता है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसको चेंज करने वाला कौन है? वो यही है, सेंट्रीपिटल। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने यहीं पे सर्कुलर मोशन, जब भी कभी टर्न लेते हो आप, जहां गाड़ी व्हीकल को टर्न लेना होता है, बाइक को टर्न लेते हैं हम, तो वहां हमें सर्कुलर मोशन है, ये पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन है, और वहां सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें मिलता है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है, और वहां से हमें एक्सीलरेशन ऑब्टेन्ड हो जाता है फॉर रिक्वायर्ड सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपसे सिंपल ये बताया कि सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो वहां सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अब हम एक एक करके सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन में। Like this one, let this angle is delta theta, and the time t equal to 0 to t, and the time interval you can consider delta t. Time interval कितना है यहाँ पे? delta t है, and r is the radius. आप OP डाल दो इसको, OPP डैश, इस तरीके से। अब हम एक एक पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी बेसिक पैरामीटर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये लीनियर तो है नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले डिफाइन कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जितना एंगल स्वेप्ट करेगा, दैट एंगल इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर is known as the angular displacement। बात क्लियर हुई क्या? जो एंगल इसने t टाइम में यहां शिफ्ट किया है, इसको t इक्वल टू 0, इसको t1 ले लें और ये t2 को t ले लें, जो डेल्टा t से मैंने बेसिकली रिप्रेजेंट कर रखा है कि डेल्टा t टाइम में इसने कितना एंगल शिफ्ट किया है, डेल्टा थीटा। So this one delta theta is the angular displacement. In figure, angular
डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना, डेल्टा थीटा। अब सेकंड टर्म की बात करें हम, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक वैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल revolving along a circular path, then the rate of change of angular displacement is known as the angular velocity of the particle. Angular velocity, तो क्या है angular velocity? Rate of change of angular displacement of the particle, and rate of change of angular displacement of the particle is known as angular velocity of the particle। तो क्या डिफाइन किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of angular displacement is known as the angular velocity. So here angular displacement कितना है, angular displacement डेल्टा t, सॉरी angular displacement किससे डिपेंड कर रहे हैं, डेल्टा थीटा। तो angular velocity ओमेगा इक्वल टू वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा वेक्टर साइन लगा दिया, equal to rate of change of that is delta theta over delta t, clear, angular displacement। तो ये यहां से मिल गया हमें एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, इफ ये जो बात हो रही है यहाँ, इससे आपको कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन होगी। क्या मिलेगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, मैंने पहले भी लीनियर का केस जब भी बताया आपको, तो अब मैंने दो टर्म्स की बात की ऑलवेज, एक तो मैं एवरेज की बात करता हूं और दूसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यूज होती हैं उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, किस इंस्टेंट पर है, क्लियर। और एवरेज मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन में जो भी वैल्यूज निकाली जाती है वो एवरेज वैल्यूज होती है, क्लियर। तो दो वैल्यूज होंगी यहाँ पे, एक तो एंगुलर वेलोसिटी होगी और एक इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हो। और यू कैन आल्सो रोट डाउन इन दिस वे, ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1। इस तरीके से वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात करें, एंगल रेडियन टाइम सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड द यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ये एवरेज है। अब इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो तब इंस्टेंटेनियस कब होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है जब इफ, ऐसे लिख लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी। क्या नोट किया जाएगा इसको, डी थीटा बाई डी टी। सो ओमेगा इंस्टेंटेनियस होगा अभी डी थीटा ओवर डी टी। दोनों ही फॉर्मूलाज एंगुलर वेलोसिटी के ही है, लेकिन ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। ये तो इंस्टेंटेनियस को बता रहा है और ये एवरेज को बता रहा है। इट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया, दो टर्म समझ में आ गई। एक तो मैंने बात की आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और दूसरी बात कर ली आपसे एंगुलर वेलोसिटी की। सर्कुलर की केस में बात कर रहे हैं, अभी हम टर्म्स को रिलेट भी करेंगे एक दूसरे से, किस प्रकार से दोनों टर्म्स से मींस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है।
V इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन होता है, अभी निकाल के देखेंगे वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया आपको एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होती है। आप नोट डाउन करेंगे अपने उसमें, ये डायग्राम बनाएंगे, डेफिनेशंस को नोट करेंगे और इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब एंगुलर एक्सीलरेशन। सारी चीज एंगल में चलेंगी, यहाँ सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन बताएंगे आप। एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे वहां पर एक्सीलरेशन होता था वैसे यहाँ पर है, बस एंगुलर एक्सीलरेशन है। यहाँ वहां लीनियर एक्सीलरेशन होता था, मैंने लीनियर बोला नहीं था वर्ड, वहां एक्सीलरेशन तो बोला होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कौन सी थी? लीनियर वेलोसिटी थी। यहाँ कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। So simply the angular acceleration is the rate of change of angular velocity of the particle is known as the angular acceleration. So angular acceleration, rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity of the particle, rate of change of angular velocity of the particle is, it is denoted by basically alpha, is known as the angular acceleration. That is alpha, एवरेज की बात करूं तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है यहाँ पर। ये ध्यान रखेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से एवरेज को डिनोट कर रहा है ये। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डेल्टा थीटा पता है, सॉरी डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी पता लग गया आपको, कैसे निकालो? वैसे वहां बताया था मैंने अभी, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी कैसे निकाला है, वैसे ही डेल्टा ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और डेल्टा टी क्या होगा? T2 माइनस T1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, लेट्स सी इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये वाला केस यहाँ पे लिख लेंगे आप, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब ये बन गया था। सेम ही हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? अभी डी ओमेगा बाई डी टी क्या था? अल्फा था, लेकिन अब अल्फा एवरेज में लेकर के इंस्टेंटेनियस हो गया। इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इस तरीके से आप ये वैल्यूज को निकाल सकते हो। ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये आ गई एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब हम आपसे बात करेंगे अब एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में और दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में। किस किस के बारे में? दो तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, तो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। वो किसकी बात करेंगे? एक्सीलरेशन। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन पता लग गया आपको। अब क्या क्या टर्म्स आपने यहां लर्न की हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम जान लें कि क्या क्या हमने सर्कुलर मोशन में सीख लिया। हमने सर्कुलर मोशन सीख लिया, पहली चीज क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों पता लग गए, उनकी बेसिक टर्म्स को जान लिया। हमने क्या क्या जान लिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने सीख लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से पेंट किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी आपने लर्न कर ली, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा से पेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, निकाल लेते हैं हम उसको। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन को लर्न कर लिया, अल्फा से पेंट करते हैं। ओमेगा की हमने दो फॉर्मूलेस लर्न कर लिए, एक तो एवरेज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी और एक इंस्टेंटेनियस डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, सेम वे में हमने एंगुलर वेलोसिटी को लर्न कर, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन को लर्न कर लिया। अल्फा एवरेज की बात करते हो तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी की बात करेंगे आप, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना है? डी ओमेगा ओवर डी टी की बात करेंगे आप। क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये तो बेसिक टर्म है, ये आपको डेल्टा थीटा गिवन होगा। ठीक है, किसी फॉर्मेट में
इस तरीके से ये टर्म्स को हमने लर्न किया। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन अभी आपने देखा एक एंगुलर एक्सीलरेशन ये रहा, क्लियर। इसमें दो एक्सीलरेशन और होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सर्कुलर मोशन जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होगा तब तो सेंट्रीपिटल एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी एक्सीलरेशन होगा। If particle have uniform circular motion, then the acceleration, then only centripetal acceleration acts on the particle. Then only centripetal acceleration acts on the particle. Clear? एक particle having non-uniform motion, non-uniform circular motion, आप ऐसे कह सकते हो, in non-uniform circular motion, non-uniform circular motion, दो एक्सीलरेशन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन एग्जिस्ट। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन exists। जब a particle have uniform circular motion, then only centripetal acceleration exists या acts on the particle। in non-uniform circular motion, centripetal and tangential acceleration exists। दोनों एग्जिस्ट करते हैं या एक्ट करते हैं पार्टिकल पर। एक्सीलरेशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। ये हुआ। तो ये देखो, ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ये क्या कहना चाह रहा हूं, ये और चीज क्या कहना चाह रही है। पहले आप फॉर्मूला लर्न कर लो इसके। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, देखो F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r से निकाला गया है, AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, where v is the speed and r is the radius, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? It produced, AT से लिखेंगे इसको, it produced due to the change in speed, mod लिखा है मैंने, mod dv by dt, ये होता है टेंजेंशियल। अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये सेंट्रीपिटल, ये टेंजेंशियल कैसे क्या है, तो देखो मैं तो बताता हूं आपको। जैसे ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, तो एक एक्सीलरेशन तो हमने बात कर ली कि सेंटर क्यों रहेगा, जो इसकी डायरेक्शन, जो पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन है, यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे, वो चेंज करने वाला कौन है? ये है। कौन सा है? ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब स्पीड वेरी कर रही होगी, तो एक इसकी टेंजेंशियल रिएक्ट करेगा और वो होगा कौन सा? AT। स्पीड में चेंज होने की वजह से आया ये, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से ये वाला आया है, ठीक है। जिसकी वैल्यू तो ये होती है, AC की वैल्यू ये होती है, और AT की वैल्यू होती है mod D mod V by dt। यानी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन, स्पीड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। तो ये समझ में आ गया आपको, ये होता है यहाँ से। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया अभी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में टू टाइप्स के हैं। ये एक तो हो गया ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंट्रीपिटल ही एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म में हो तो दोनों ही होते हैं, सेंट्रीपिटल भी रिएक्ट करता है और टेंजेंशियल भी रिएक्ट करता है उस पर, ठीक है। तो दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं। अब हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद देख लेंगे आप
रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या होता है इनमें रिलेशन। नोट करते जाएंगे सारी टर्म्स को आप ये। अभी आपको एक डाउट और है, अभी आपको डाउट ये है कि आपको ऐसा लगता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, पता है कि आपको कुछ नहीं पता। शायद मैंने बताया था कल, अभी आपको पीछे सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉडी ऐसे जा रही है इसके ऊपर, पार्टिकल हो तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस पे, ठीक है। तो आप क्या समझ बैठे हो, ऐसे है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन? ना भाई, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे नहीं है। देखो जब भी स्क्रू को ले लो आप, स्क्रू को टाइट करो और लूज करो, तो जो उसका एडवांसमेंट है, आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था फॉर द टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए, तब उसी तरीके से यहां निकाला जाता है। अब राइट हैंड रूल यूज कर लो, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ये थंब। अगर ये ऐसे है तो जब हमें फिंगर ऐसे कर्ल करनी पड़ेगी, तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और ऐसे है तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये होती है एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन तो ऐसे है, ये ऐसे डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी करता है इधर, ये वाला। जैसे रोटेशन करो ना आप, अगर आपने रोटेशन किया, अगर ये इधर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। इधर एडवांसमेंट हुआ, ये रोटेशन वाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ये होती है। हाँ, मैं आपको बता रहा था रिलेशन बिटवीन किस में, linear velocity and angular velocity, relation between the linear velocity and angular velocity, दोनों में रिलेशन आपको ड्राइव करना है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा था, क्या पढ़ा होगा आपने, we know angle equal to arc upon radius, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो अभी जो हमने डायग्राम बनाया था पीछे वाला, यहां भी वो प्लॉट कर लेते हैं। लेट दिस इज द डेल्टा थीटा एंगल एंड आर इज पॉइंट ओ, P1 P2, ठीक है। और ये आर्क लेंथ यहां तक की कंसीडर कर लो आप, ये आर्क लेंथ है डेल्टा एस, दिस इज द आर्क लेंथ, ठीक है। एज वी नो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एज शोन फ्रॉम द फिगर, as shown in the figure, arc length equal to delta s, radius r, so angle delta theta equal to delta s upon r, so delta s by r, clear। Divide this whole equation by 30 on divide equation 1 by delta t, so delta t equal to delta s over t into 1 by r। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वाला, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, कर रहा है यहाँ पे एंगुलर वाला ओमेगा, और ये बन रेट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गई है, तो v हो गया ये। तो यहाँ से ये r इधर चला जाएगा, तो क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमें मिल रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी स्मॉल आर दिया था, स्मॉल आर इक्वल टू आर ओमेगा। ये है रिलेशन। अब ध्यान देना, यहां ये रिलेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते आप, ये वेक्टर फॉर्म में करेक्ट नहीं है इस तरीके से। क्यों नहीं है करेक्ट, ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों की एकदम अपोजिट होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो किसी पॉइंट पर ले लो आप, यहाँ पे ये होगी लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन होगी लीनियर वेलोसिटी, ऐसे इस तरफ इस पॉइंट की बात करें। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो हमने बताया था थंब देखो किधर जा रहा है, आउटवर्ड, तो थंब डायरेक्शन ये है, तो दोनों में डायरेक्शन कैसे है, परपेंडिकुलर,
तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज, ये परपेंडिकुलर होती है किसके, एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन समझ में आ गया आपको, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का देख लो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। देखो यहां तक निकाल लिया है हमने, अगर ये पूछा जाएगा तो आप पूरा निकाल के लाएंगे, मैं यहीं से लेकर के चल रहा हूं इस इक्वेशन को। अगर आपसे डेरिवेशन पूछा था ये वाला, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, दोनों में रिलेशन पूछा हो तब आप पूरा कंप्लीट करके लाएंगे। अगर यही पूछा था आपको यहाँ तक ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तब यहाँ तो नोट करेंगे इसको। अगर ये पूछा है तो कंप्लीट ये भी करना पड़ेगा और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ये में लिख रहे हैं ये वाला v इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसको ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर, क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, या ऐसे लिखना पहले वी नो द रिलेशन between linear velocity and angular velocity, linear velocity and angular velocity, तो क्या होगा, इक्वल टू आर ओमेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to t, so dv over dt r d omega by dt, ठीक है। ये यहां से एक्सीलरेशन मिला, ये एक्सीलरेशन किस में चेंज में से आ रहा है, स्पीड में, मोड लगा लेंगे यहाँ पे, ये स्पीड है, सो dv by dt क्या है, ये एक्सीलरेशन है लेकिन है कौन सा, टेंजेंशियल, और r रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नोन एज द एंगुलर एक्सीलरेशन r अल्फा। कई किताबों में यहाँ ये मॉड न लगा करके ये केवल a इक्वल टू आर अल्फा बता देते हैं, वो जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि a तो टू टाइप्स का है इसमें, एक तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल वाला एक्सीलरेशन है या सेंटीमीटर वाला रिलेशन कर रहा है, तो कौन रिलेट कर रहा है, टेंजेंशियल वाला, ठीक है, at इक्वल टू आर अल्फा। तो ये आज हमने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की है अभी इन सर्कुलर मोशन। अभी एक दो प्रॉब्लम्स देखते हैं। Now we are deriving the relation between linear acceleration and angular acceleration। तो आपको ये पता है, देखो we know v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, स्मॉल r ओमेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, equation with respect to t, so dv by dt equal to r d omega by dt, ठीक है। ये यहाँ स्पीड में चेंज है तो मोड मैंने इस वजह से यहाँ यूज किया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at equal to r and rate of change of angular velocity known as the angular acceleration at equal to r alpha। कुछ किताबों में इसको 80 नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है a इक्वल टू आर अल्फा। अब a कौन सा है, लीनियर एक्सीलरेशन टू टाइप के हैं यहाँ, एक तो सेंटर की ओर है
टुवर्ड द सेंटर दैट इज सेंट्रीपिटल, और एक टेंजेंट की ओर है उस पर दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो हमें यहाँ डिफाइन करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए कि ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। क्लियर? तो अब हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी लर्न कर ली है अबाउट द सर्कुलर मोशन। हम बात कर रहे थे किसकी? मोशन इन ए प्लेन, जिसमें दो एग्जांपल्स थे आपका, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और एक था सर्कुलर मोशन। तो हमने ये सारी बात कर ली है बेसिक टर्मिनोलॉजी की अबाउट द सर्कुलर मोशन। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करना, अच्छे से नोट्स बनाना चैप्टर के। इन दोनों ही टॉपिक से आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। एक तो वेक्टर वाला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको तैयार करना है, वहां से क्वेश्चन रहेगा, प्लस यहाँ से प्रोजेक्टाइल से अच्छे से क्वेश्चन रहता है, सर्कुलर मोशन से भी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से एंजॉय करो लेक्चर को, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।